गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहे उसके लिए फिर से मैं एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। इसको अच्छे से देखिए, समझिए और अपना रेस्पॉन्स दीजिए, अपने डाउट डिस्कस कीजिए या डाउट भेजिए। चलिए, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल, इसी को कहा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन, और ये दिया था बोर-बरी ने, इसलिए इनका नाम इसको कहा जाता है बोर-बरी स्कीम। चलिए देख लेता हूं, थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूं, आपको रिकॉल करा देता हूं, रिकैपिचुलेट करा देता हूं कि लास्ट जो वीडियो है उसमें अपन ने देखा कि सेंटर में एटम जो होता है स्फेरिकल माना गया है और उसके सेंटर में एक रीजन होता है जिसको कहा गया न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होते हैं? तो इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जैसा यह ग्रीन पार्टिकल शो हो रहा है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल शो हो रहे हैं न्यूक्लियस में, दे आर प्रोटॉन्स। और ये जो ब्लू कलर से पार्टिकल शो हो रहे हैं, ये जो ब्लू कलर वाले पार्टिकल हैं जिन पर कोई चार्ज शो नहीं हो रहा, इट मींस दे आर न्यूट्रल। जिन पर कोई चार्ज नहीं होता उनको आप न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं, और ये न्यूट्रल पार्टिकल यहाँ कहलाते हैं न्यूट्रॉन। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, यानी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो देखिए इलेक्ट्रॉन भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये नेगेटिवली चार्ज येलो कलर के जो पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में नहीं। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। और जिस पाथ पे, ये जो पाथ है जिस पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, इस पाथ को कहा जाता है शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो ध्यान रखिए क्या कहते हैं इन पाथ को, शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स। और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं तो एक पर्टिकुलर शेल में ही सभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते। कुछ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करते हैं, कुछ अनदर शेल में। यानी अगर शेल को फर्स्ट शेल मानूं तो फर्स्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, फिर देन कुछ सेकंड शेल में रिवॉल्व करेंगे, देन कुछ थर्ड शेल में रिवॉल्व करेंगे, एंड सो ऑन। यानी न्यूक्लियस के अराउंड एक ही शेल नहीं होता है, डिफरेंट शेल होते हैं, जिनको आप कहते हैं फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, एंड सो ऑन। इनिशियली इनको के, एल, एम, एन भी नेम दिया था। यानी जो फर्स्ट शेल था उसको के कहा, फिर एल, फिर एम, फिर एन। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं शेल में, और एक पर्टिकुलर शेल में नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल, इसमें डिफरेंट शेल होते हैं। और उन डिफरेंट शेल की कैपेसिटी होती है कि हर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। जैसे मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शो कर रखे हैं, क्या यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं? ये डिपेंड करता है शेल की कैपेसिटी पर। अगर मैं कहता हूं शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो वो इसमें नहीं रह सकता है। अगर वो इसमें नहीं रह सकता है तो कहां जाएगा? तो डेफिनेटली नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। अब नेक्स्ट शेल में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रखे हैं। अब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है इसकी कैपेसिटी क्या है। तो अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे। इस सेकंड शेल की कैपेसिटी होती है 8, फर्स्ट की कैपेसिटी कितनी थी? 2, इसलिए 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आए, उनको नेक्स्ट में आना पड़ा। अब नेक्स्ट की कैपेसिटी है 8, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। तो अभी तो यहाँ ओनली 4 आए हैं, यानी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो भी इसमें आएगा, सिक्स्थ भी इसमें फिल किया सकता है, सेवंथ भी इसमें फिल किया सकता है, 8 भी फिल किया सकता है। पर जो इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, अब वो शेल में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी है। यानी जितना ये मैक्सिमम होल्ड कर सकता है 8 इलेक्ट्रॉन, वो उसने अगर होल्ड कर लिए हैं, तो उसके बाद आने वाला नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? वेरी गुड, वो कहां जाएगा? नेक्स्ट शेल में। इस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग की जाती है तो फर्स्ट शेल फिल किया जाता है, जब वो कंप्लीटली फिल किया हो जाता है तो अपन सेकंड शेल पर आते हैं, फिर वो फिल होता है तो अपन थर्ड शेल पे जाएंगे। इसी के बारे में डिस्कशन अपन इस आज के लेक्चर में करेंगे। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट आपको बताया गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल, इंडेक्सेस 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब यह है कि किसी भी पर्टिकुलर शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, उसका फॉर्मूला है 2n²।
और यहाँ n की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी आपके शेल को। जैसे फर्स्ट शेल है तो उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी। यहाँ 1 पुट करके आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो 2 × 1²। अगर मैं बात करता हूं सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, थर्ड शेल के लिए 3 पुट करेंगे, फोर्थ शेल के लिए 4 पुट करेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स, यानी डिफरेंट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट शेल की बात करता हूं, जो फर्स्ट शेल है उसको के शेल या फर्स्ट ऑर्बिट भी कहा जाता है। और इसमें अगर आपको निकालना है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे फर्स्ट शेल के लिए, तो फर्स्ट के लिए 1, तो 1 यहां पुट कर दिया आपने n की जगह, तो फॉर्मूला बन गया 2 × 1²। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। यानी फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको यहां बताया था, फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आए थे क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितने की हो गई है, 2। अब आता हूं मैं सेकंड ऑर्बिट या सेकंड शेल की। उस सेकंड शेल को कहा गया है एल शेल। मैंने कहा था के, एल, एम एंड सो ऑन। तो सेकंड शेल का नाम हो गया एल। अब बात करते हैं सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहां n की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए सेकंड के लिए। तो यहां 2 पुट करते ही आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 × 2²। 2² होता है 4, 4 × 2 8। तो आप कह सकते हैं कि सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो उनको कहां जाना पड़ेगा, नेक्स्ट शेल में। और नेक्स्ट शेल यानी थर्ड शेल, थर्ड शेल को कहा गया है m। तो थर्ड शेल के लिए यहां वैल्यू पुट कर दी है आपने 3 और उसमें आ गए 18 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ शेल के लिए आपका आ जाता है 4, तो 2 × 4² 32 एंड सो ऑन। इस तरीके से फॉर्मूला चलता रहेगा। पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो फिफ्थ शेल है, फिफ्थ शेल के अगर फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो आपका आंसर कितना आएगा। तो देखिए बोर्ड पर आ जाते हैं, बोर्ड पे स्विच करता हूं। बोर्ड पे देखिए अगर मैं फिफ्थ शेल की बात करता हूं तो फिफ्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो 2n² फॉर्मूले में पुट करते हैं। बताइए फिफ्थ शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, तो फिफ्थ शेल के लिए 5, तो 2 × 5²। तो टोटल हो जाएगा 2 × 5², इट मींस 25, इट विल बी इक्वल टू 50। इसका मतलब आपका मानना यह है अगर ये फॉर्मूला सही है तो फिफ्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 50। पर ये गलत हो जाता है। प्रैक्टिकली जब ऑब्जर्व हुआ तो फिफ्थ शेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं 32। इसका मतलब आफ्टर 4 के बाद फिफ्थ शेल, इवन सिक्स्थ शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32। तो आप कह सकते हैं 1 2 3 4 तक तो फॉर्मूला वैलिड था, बट फिफ्थ और सिक्स्थ शेल के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। इसका मतलब आफ्टर 4 ये वैल्यू फिक्स हो जाती है। फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो आपने फोर्थ शेल में भी देखा, फोर्थ शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 32। इसके बाद ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, फिफ्थ में भी 32, सिक्स्थ में भी 32 एंड सो ऑन। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, फिफ्थ में अगेन 32, सिक्स्थ में अगेन 32 एंड सो ऑन। यानी यहां तक तो आपका फॉर्मूला वैलिड है, इसके ऊपर आपका फॉर्मूला वैलिड नहीं है। यानी ये जो फॉर्मूला दिया गया ये कहां तक एप्लीकेबल है, यानी जो आपको फॉर्मूला दिया गया है 2n², इट विल बी एप्लीकेबल अप टू 4। यहां तक आप n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट शेल के लिए पुट कर दिया 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4। इसके आगे आप 5 और 6 वैल्यू पुट करके आंसर नहीं निकालेंगे, ये कांस्टेंट है, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे 32। चलिए वापस पीपीटी पर आता हूं, पीपीटी पे देखिए। चलिए तो ध्यान दीजिए, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि और इसमें मैक्सिमम लास्ट शेल में मैक्सिमम टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32। अब यहां एक लाइन लिखी हुई है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8।
देखिए ये भी मैक्सिमम नंबर है और मैक्सिमम नंबर यहां पर 8 आ रहा है, जबकि अभी अपन कहते हैं 32 आएगा। देखिए वो 32 है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, और यहां जो मैं 8 की बात कर रहा हूं ये टोटल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है। ये जो 8 है ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी जो लास्ट वाले शेल में आते हैं इलेक्ट्रॉन वो कभी भी 8 से ज्यादा नहीं होंगे। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है जो अपन इसके आगे डिस्कस करेंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है टोटल किसी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 32, और आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर वाले शेल में जो मैक्सिमम आ सकते हैं वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल या आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाले शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। चलिए बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, दैट इज द शेल आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज स्टेप मैनर। इसका मतलब यह है कि जब तक आपका फर्स्ट शेल फिल नहीं हो जाएगा कंप्लीटली, तब तक आप सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब पहले आपको फर्स्ट शेल फिल करना होगा, जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा फिर आप सेकंड शेल पे जाएंगे, फिर ये फिल हो जाएगा तो आप थर्ड शेल पे जाएंगे। यानी आपको कैसे चलना है, स्टेप बाय स्टेप। और इस स्टेप में स्टार्टिंग कहां से करनी है, तो सबसे फर्स्ट शेल से स्टार्टिंग करनी है, फिर सेकंड पर आना है, फिर थर्ड। और ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है ड्यू टू एनर्जी कॉन्सेप्ट। आपको पता है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन कहां फिल किए जाएंगे, सबसे पहले जहां एनर्जी लोएस्ट यानी सबसे कम होगी या हाईएस्ट सबसे ज्यादा होगी। तो आप जानते हैं कोई भी थिंग हो हमेशा लोअर एनर्जी में रहना चाहती है, क्योंकि लोअर एनर्जी में वो स्टेबल होती है। क्या होती है, स्टेबल। इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे लोअर एनर्जी, और सबसे लो एनर्जी होती है फर्स्ट शेल की, इसलिए फर्स्ट शेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर थोड़ी हायर में जाएंगे जो सेकंड शेल की एनर्जी होगी, देन थर्ड एंड सो ऑन। तो अब क्लियर हुआ कि सबसे पहले फर्स्ट शेल में क्यों इलेक्ट्रॉन फिल किए गए हैं, क्योंकि सबसे कम एनर्जी है, और सबसे कम एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम शो हो रहा है जिसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं कुछ एलिमेंट, उनके सिंबल। Z मीन्स एटॉमिक नंबर, A मीन्स मास नंबर, P मीन्स प्रोटॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, E मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड N इक्वल टू A माइनस Z। यहां N है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, A है मास नंबर एंड Z है एटॉमिक नंबर। यानी आपको A में से Z माइनस करना है तो वी विल गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर। और यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट शेल को कहा गया है K, सेकंड में L, थर्ड शेल को कहा गया है M, और फोर्थ शेल को कहा गया है N। अब आप ही बताइए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जाएंगे, तो डेफिनेटली फर्स्ट शेल, यानी सबसे पहले K में फिल होंगे, फिर K की कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी, फिर L में जाएंगे, फिर L की कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी, फिर M में जाएंगे, देन N में। और इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाता हूं तो ये देखिए आपके सामने एक मॉडल दिखाया हुआ है डायग्राम। सेंटर में आप इसको मान सकते हैं न्यूक्लियस, सबसे फर्स्ट शेल K, सेकंड L, थर्ड M और फोर्थ N। तो इस तरीके से 4 शेल है। अब मैं कोई इलेक्ट्रॉन यहां फिल करूं या यहां लिखूं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, K में। या कोई इलेक्ट्रॉन मैं यहां इस रेड वाले शेल में फिल करूं या यहां लिखूं इस लाइन में, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, L शेल में है। चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और हाइड्रोजन का मास नंबर भी होता है 1। चलिए प्रोटॉन कैसे आइडिया लगाते हैं, तो आपको होता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर 1 तो प्रोटॉन 1, एटॉमिक नंबर 2 तो प्रोटॉन 2, एटॉमिक नंबर 3 तो प्रोटॉन 3 एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन, एज वी नो दैट एटम इज न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। और आप जानते हैं प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को इक्वल करना है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को भी इक्वल करना होगा। तो आप कह सकते हैं जितने प्रोटॉन एटम में प्रेजेंट होते हैं डेफिनेटली उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जिससे पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट होगा और टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन भी 1, हीलियम में 2 प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन भी 2, लिथियम में 3 प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन भी 3। इसका मतलब Z, P और E ये तीनों इक्वल हो जाते हैं। अब बात करता हूं मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं A माइनस Z से। A हो गया आपका
मास नंबर, Z हो गया एटॉमिक नंबर। चलिए सबसे पहले मैं हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करूंगा कैसे, A मतलब 1 माइनस Z मतलब 1, तो 1 माइनस 1 0। हीलियम के लिए 4 माइनस 2 2, लिथियम के लिए 7 माइनस 3 4, बेरिलियम के लिए 9 माइनस 4 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप सभी के लिए न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी if you know about atomic number and mass number of any atom, then you can easily find out total number of protons, electrons and neutrons in atom। अगर आपको एटम के बारे में केवल उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है तो आप बहुत इजीली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो देखिए हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहां से फिक्स हो गया हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, तो आपको पता है फर्स्ट शेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो फर्स्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, चलिए पहले डायग्राम में देख लेता हूं। ये फर्स्ट शेल है, यानी पहला इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो आपका, वेट अ मिनट, जैसे ही आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, वेरी गुड, फर्स्ट शेल में आएगा। और फर्स्ट शेल कौन है, के, तो देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आ गया। अब फर्स्ट शेल यानी के में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो आपने के में 1 लिख दिया। देन बात करता हूं हीलियम की। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितने की है, 2, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ सकते हैं, यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ जाएगा। ये देखिए सेकंड इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, किसके केस में, हीलियम के केस में, यानी के में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब बात करता हूं लिथियम। लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन है 3, बट 3 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ सकते हैं। तो अभी आपने देखा फर्स्ट शेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है 2, ये 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। तो अगर उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 में से फर्स्ट में 2 आ गए हैं, तो 1 बचा। अब 1 कहां जाएगा, तो इसके नेक्स्ट शेल में। अब इसका नेक्स्ट शेल कौन सा है, ये एल शेल, तो यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो ये जाएगा आपका के शेल में, नहीं जाकर ये एल में चला जाएगा। अब देखिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा, के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो के में फिल किया मैंने 2, और एल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1, तो 2 और एल में लिख दिया मैंने 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा 2,1। ऐसे अगर मैं बात करता हूं बेरिलियम की, तो देखिए बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो फर्स्ट में 2 फिल हो जाएंगे। अब कितने बचे, 2, तो बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां पर 2। तो ये किसका डायग्राम हो गया, बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम में फर्स्ट में 2 और बचे हुए 2 चले जाएंगे सेकंड में। और यहां देखूं तो के में 2 आएंगे और एल में 2 आएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट में 5 के लिए 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, यानी मैक्सिमम सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखिए अपन 8 तक जाएंगे, इसका मतलब सेकंड में 8 भर दिया जाएगा। यानी मैं कहता हूं अगर मुझे नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें फर्स्ट में चले जाएंगे 2 और सेकंड में चले जाएंगे 8। तो देखिए फर्स्ट में आ चुके हैं 2, सेकंड में आ गए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। चलिए 8 इलेक्ट्रॉन फिल होते ही अब आता हूं मैं सोडियम पे। सोडियम है 11, यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। अब 11 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाएंगे, तो फर्स्ट में आएगा 2, सेकंड में 9 आ सकते हैं। देखिए 11 में से अगर 2 आप लेस करते हैं तो 9 बचते हैं। क्या सेकंड में 9 रख सकता हूं, नहीं, सेकंड की कैपेसिटी कितनी थी, 8 की कैपेसिटी थी। इसका मतलब यहां 2, अब यहां 9 नहीं रख सकता हूं, पर मैक्सिमम 8 तो रख सकता हूं। तो आप 8 यहीं छोड़ देंगे, फिर बचेगा 1, तो 1 को आप नेक्स्ट शेल में ले जाएंगे। यानी फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 1, यानी के में 2, एल में 8, एम में 1। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2,8,1। चलिए इसको जरा देख लेते हैं। तो फर्स्ट में 2 आ चुके हैं, सेकंड में 8 आ चुके हैं। अब इसमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, तो नेक्स्ट किसमें जाएगा, एम में। तो देखिए नेक्स्ट आ गया आपका एम में। चलिए इस तरीके से आप देखेंगे थर्ड शेल में आ गए। अब थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना, नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा 2 3 4 5 6 7 और ये 8। चलिए बताइए किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया।
तो देखिए फर्स्ट में हो गए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में हो गए 8, तो 2 और 8 10, और थर्ड में भी हो गए 8 यानी 18। 10 + 8 18। अब 18 किसका है एटॉमिक नंबर? तो आर्गन। तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8। अब बात आती है इसके जस्ट बाद आने वाले पोटेशियम की। अब आप जानते हैं पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, तो प्रोटॉन भी 19, इलेक्ट्रॉन भी 19। अब ये 19 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाना चाहिए? तो फर्स्ट शेल में आपने फिल किया 2, कैपेसिटी कंप्लीट। सेकंड में फिल किया 8, कैपेसिटी कंप्लीट, यानी 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। अब कितने बच रहे थे? 9। अब थर्ड शेल की कैपेसिटी आप जानते हैं 18 की होती है। कितनी की होती है? 18। इसका मतलब यहां 18 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। तो मेरे पास जो 9 इलेक्ट्रॉन बचे थे, तो मैंने यहां पे 9 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए हैं, तो मैंने इसको ब्रेक किया 8 और 1 में। अब ऐसा क्यों किया गया है? तो ध्यान दीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि आउटर मोस्ट शेल में कभी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अगर मान लीजिए मैं यहां इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करता हूं, 9 के 9 इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर देता हूं। कहां फिल कर देता हूं? यहां फिल कर देता हूं। थोड़ा इसको बोर्ड पे देख लेते हैं। चलिए मैं बोर्ड पे स्विच करता हूं। चलिए बोर्ड पर आ जाते हैं। तो बोर्ड पे देखते हैं कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8, ये होता है 18। अब 19 अगर मैं पोटेशियम हूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं? फर्स्ट शेल K, L और M, और ये N। तो फर्स्ट शेल में 2 फिल किए, सेकंड में 8, ये हो गए 10, और यहां तो 19 है, इसका मतलब 9 बचते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 9 यहां आ जाने चाहिए, क्योंकि आपका जो K शेल है उस K शेल की जो कैपेसिटी है वो है 2 की, सेकंड की 8 की, और थर्ड शेल है 18, और फोर्थ है 32। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। इसका मतलब यहां 9 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो मैंने सेकंड रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड, और ये हो गया उसका आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाला शेल। और आप जानते हैं अपन ने रूल लिखा था बाहर वाले शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, यानी नॉट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। पर यहां कितने आ रहे हैं? 9। इसलिए ये रूल गलत नहीं हो, इसलिए चेंज किया इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8, और इसको ब्रेक किया 8, और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो ब्रेक रूल को ब्रेक करा था 8 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लिखे रहने दिया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करता हूं तो 9 हो जाएगा, और 9 होते ही रूल ब्रेक होगा, क्योंकि यहां 8 ही रहना चाहिए मैक्सिमम। इसलिए मैंने उस इलेक्ट्रॉन को जो रूल ब्रेक करा था उसको नेक्स्ट में भेज दिया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन चला गया आपका यहां पर, इसलिए ब्रेक हो गया कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1। यानी अभी इसकी कैपेसिटी 18 की है, पर इसमें 8 आ रहे हैं, तो यानी अभी 10 का स्पेस बाकी है, तो वो आगे फिल किया जाएगा। पर अगर 1 में आगे फिल कर देता हूं तो ये मेरा आउटर मोस्ट शेल हो गया, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है। यानी अब आउटर मोस्ट में 8 नहीं कहलाएंगे, आउटर मोस्ट में 1 कहलाएगा, जो पॉसिबल है। तो ऐसा लिखने से मेरा ये वाला रूल सही हो जाता है। अब ऐसे ही अगर मैं 20 कैल्शियम की बात करूं तो उसको लिखा जाएगा 2 8 8, और ये 2 हो जाएगा 20। 2 + 8 10 + 18 और +2 20। तो आपको ध्यान देना है, या थोड़ा सा इस रूल को फॉलो करना है, आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाए, इसलिए इसको ब्रेक करना है। इसके लिए पोटेशियम के लिए 8 1 और कैल्शियम के लिए 8 2। आफ्टर दिस, इसके बाद जब आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तो आप देखेंगे इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा तो इसमें फिल नहीं किया जाएगा, फिर वापस से आप इसमें फिल कर सकते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल तब यही रहेगा, और इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं। अब आप इसमें बढ़ाते जाएंगे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। चलिए पीपीटी पर आता हूं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना कंप्लीट होता है। चलिए बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।